ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे आज। सबसे पहले तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, जैसे कि नोड लिस्ट और एचटीएमएल कलेक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है। सिंपल, क्योंकि जब हम क्वेरी सेलेक्टर ऑल की बात करने जा रहे हैं, मेथड यूज करते हैं, तो हमें एक नोड लिस्ट नहीं मिलती है। और जब हम क्वेरी सॉरी जो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम या क्लास नेम से अगर हमें जो एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट मिलते हैं, वहाँ भी कलेक्शन मिलता है, बट वहाँ पे एचटीएमएल एलिमेंट का कलेक्शन मिलता है। तो एचटीएमएल एलिमेंट क्या होते हैं, नोड लिस्ट क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा बेसिक जानते हैं, क्योंकि तभी हम उस पर आगे लूप भी लगा पाएंगे और भी बाकी चीजें कर पाएंगे। तो अभी हमने एक मेथड देखा था, गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि क्या कर रहा जो ये मेथड क्या करता है कि हमें HTML एलिमेंट का एक्सेस देता है। ठीक है। बट आज हम लोग क्वेरी सेलेक्टर की बात करने जा रहे हैं। तो क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल और बाकी जो टैग नेम के थ्रू अगर किसी एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, इन सब में क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे। देन फिर उसके बाद अगर टाइम मिलता और तो बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है। बट करो कुछ तो कोड करो। देखिए, मैंने आपको ही बोला, टाइम तो देना पड़ेगा ना आप लोगों को। आप कुछ भी करिए, काम तो करना ही पड़ेगा। पहली बार सर कंफ्यूजन तो आपकी आएगी वीडियो क्यों। गायब हो गई। फर्स्ट टाइम में अगर आपको सब कुछ अच्छे नहीं, जो आप करना चाहे सब होता ही जाए, फिर फर्स्ट टाइम और सेकेंड थर्ड आए नहीं में पढ़ेंगे क्या दोबारा फिर आप, नहीं जब पहली बार में ही सब कुछ हो जाए आपसे सारा काम, नहीं सब कुछ समझ में आ जाए। बट ट्राई करिए कि समझ में आए और देन उसका प्रैक्टिस करिए। क्या था, सर कौन सा फोल्डर था हम लोगों का। अ, सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। मेरी वीडियो नहीं आ रही। खाली स्क्रीन शेयर है। ओके। ऐसा क्या है, अभी आ रही वीडियो, हाँ सर अब आ रही है। बताना। अब से नहीं आ रही। आ रही आ रही है। आ रही। ओके। तो फोल्डर का नेम क्या था हम लोगों प्रोजेक्ट का, वेब डेवलपमेंट ना। ओके। नहीं, नहीं सर, लाइव क्लास। लाइव। जावास्क्रिप्ट लाइव क्लास। हाँ ये। लाइव क्लास कोर्स, जावास्क्रिप्ट कोर्स। ठीक है। चलिए, तो डॉम की प्रैक्टिस कर ही रहे थे हम लोग। लास्ट क्लास क्या था, 14 जुलाई। ओके। तो 14 जुलाई में ही ना, या चलो एक काम करते हैं, डॉम के अंदर एक 16 जुलाई का folder। ठीक है। तो पढ़ा, अब कभी पढ़ा आप लोगों ने नोड लिस्ट के बारे में, क्यों। तो ये जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर था उसमें नोड पढ़ा था। वही बोल सकते हैं। अलग अलग हाँ नोड कांक्षा वगैरह जी, में कभी एक पढ़ा एक नोड ट्री लिस्ट क्या होता होता है, नोड लिस्ट और एचटीएमएल कलेक्शन। क्वेरी सेलेक्टर के बारे में पढ़ा आप लोगों ने, मेथड। है। यस सर। तो क्वेरी सेलेक्टर मेथड और क्वेरी सेलेक्टर ऑल मेथड जो है वो क्या मतलब नोड लिस्ट ही तो रिटर्न करता है। नोड लिस्ट और एचटीएमएल एलिमेंट में डिफरेंस क्या है, मैंने एक बार शायद शेयर भी किया था, डिस्कस किया था इसके बारे में। तो सर कुछ क्वेरी सेलेक्टर ऑल रिटर्न करता है ना नोड लिस्ट।
क्वेरी सिलेक्टर तो नहीं करता नहीं, वो। मैं ये पूछ रहा हूँ HTML एलिमेंट और नोड लिस्ट में क्या अंतर है, वो मैं सर पूछ। HTML एलिमेंट्स का अगर कलेक्शन बना देंगे एरे की फॉर्म में, तो वो हमारा लोड लिस्ट हो जाएगा, नोड। और कुछ, कोई भी बोले, जिसको जो समझ में आए बोल लो। क्यों, और कौन आया? आ गए चिराग जी लोग। क्यों, आकांक्षा जी? करण जी, बताओ, कैसे हैं करण जी? बढ़िया? नहीं, बताना है। क्वेरी सेलेक्टर, सब कल कल मैंने एक होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, पढ़ा था उसके बारे में? ये सब थोड़ा बहुत पढ़ा है। थोड़ा बहुत पढ़ा है? चलिए, तो बढ़िया है, पढ़ा है तो। जी बताइए, आप बता रहे थे कुछ? फिर कौन? नहीं, ये बता रहे थे, आकांक्षा जी कुछ बोलने जा रहे थे। तो आपने क्या नोड लिस्ट और एक और क्या हाँ, था? HTML कलेक्शन। सर HTML कलेक्शन वो सिर्फ HTML एलिमेंट्स को रिटर्न करता है। ओके, ठीक है। और नोड लिस्ट क्या करता है? अ, सर नोड लिस्ट में जैसे इंडेक्स वगैरह भी हो सकता है, अ, एलिमेंट्स के अलावा एट्रीब्यूट्स। क्या हो सकता है? और बोलो, कुछ तो बोला आपने ना, बताओ फिर से बोलो, क्या दिक्कत है? चलिए, तो कोई नहीं, भी हम लोग ना ये सारी चीजें के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग नोड लिस्ट और एचटीएमएल कलेक्शन देखेंगे, बट हम लोग क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और देन उसके बाद एक और मेथड देख लेते हैं, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम। ठीक है, क्लियर, ये मेथड है। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करने वाले, देन अगर टाइम बचता है तो फिर हम लोग थोड़ा सा आज इवेंट ऑब्जेक्ट प्लस बबलिंग और कैप्चरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। बट इसको समझना जरूरी है, क्योंकि फिर आपको ना वही लूप लगाना है, तो हमें सिंपल मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस करना होगा, जहाँ पे हम क्वेरी सेलेक्टर ऑल और गेट एलिमेंट बाय टैग नेम का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब भी हम कोई भी एलिमेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि अभी एक बेसिक लेआउट अगर हम बनाए, तो सिंपली अगर एक यूएल बनाए, यूएल के अंदर सिंपली यूएल को एक क्लास दे दे, लिस्ट। देन इसके अंदर हम क्या करते हैं, एल आई क्रिएट करते हैं, एल आई को क्लास देते हैं आइटम। क्लियर, और देन आइटम में हमें अगर सिंपली क्या करना होता है, डायनेमिक तरीके से नंबर ऐड। चलो, मैं भी खुद ही शॉर्ट कट बोलिए, ब्रैकेट लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट। चलो, आइटम वन, देन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितने, कि सपोज दैट हमें कितने आइटम बनाने हैं, 5 आइटम, एल आई आइटम बनाने हैं। तो देन हमारे पास क्या है, ये सारे आइटम क्रिएट हो गए। अब हमें क्या करना है, ये इसी पे ये सारे प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, फिर देखना है कि क्या क्या हमें चीजें गेट होती है। ठीक है, तो जैसा कि हमें क्या पता है, जब भी हमें डॉम मैनिपुलेशन करना होता है, तो सबसे पहला हमारा इनिशिएटिव क्या होना चाहिए, कि कैसे हम इनिशिएट करेंगे, पहला अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हम इन लाइन जावास्क्रिप्ट ही करने वाले हैं, कोड इंटरनल जावास्क्रिप्ट का यूज करने वाले हैं। इसके लिए हमें पहले तो एक स्क्रिप्ट एलिमेंट का यूज करना होगा, ताकि हम जावास्क्रिप्ट लिख सके। जैसे कि स्टाइल के लिए हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज करने वाले हैं।
तो सबसे पहला अप्रोच क्या होना चाहिए कि हम किस एलिमेंट के साथ वर्क करना चाहते हैं वो पता होना चाहिए। और पता है तो फिर हमें उस एलिमेंट को हमें क्या करना है, पहले एक्सेस करना है, सेलेक्ट करना है। तो कल हमने क्या देखा था कि हम अगर हमें यूएल को सेलेक्ट करना था तो हमने इसको एक आईडी दिया था जिसका नाम दिया था हमने लिस्ट। बट आज हम लोग आईडी सेलेक्टर गेट एलिमेंट बाई आईडी से नहीं बल्कि हम किसके थ्रू करने वाले हैं, क्वेरी सेलेक्टर ऑल और प्लस इन सारे एलिमेंट, इस सारे मेथड के थ्रू इस एलिमेंट को हम क्या करने वाले हैं, एक्सेस करने वाले हैं। क्लियर? तो अगर हमें इस यूएल को सेलेक्ट करना है क्वेरी सेलेक्टर मेथड से तो हमारे पास सिंपली सबसे पहले तो हमें डॉक्यूमेंट एलिमेंट को सॉरी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है। देन वहां से हमें ये मेथड मिल जाएगा क्वेरी सेलेक्टर, इसको अप्लाई करना है क्वेरी सेलेक्टर। और देन हमें, क्योंकि ये एक सेलेक्टर हमें पास करना होता है एज ए आर्गुमेंट, जिसको भी हम जिस भी एलिमेंट को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उस एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हमें एक सेलेक्टर पास करना होता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि जब हम लोग सीएसएस लिख रहे थे तो अगर हमें किसी एलिमेंट को स्टाइल करना था तो हम लोग क्या कर रहे थे, उस एलिमेंट को पहले सेलेक्ट कर रहे थे। सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन था कि हम अगर उस पर आईडी है, उस एलिमेंट पे दी गई है, तो आईडी के थ्रू कर सकते हैं, क्लास के थ्रू कर सकते हैं, या फिर उसके टैग नेम के थ्रू कर सकते हैं, या फिर कुछ कंबाइन सेलेक्टर का यूज करके भी हम कर सकते हैं। तो सेम क्वेरी सेलेक्टर ना उसी सेलेक्टर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे आपको ना जो भी सेलेक्टर यूज करना है, जैसे कि अगर हम चाहें तो यूएल जो कि उसका टैग नेम है उसके थ्रू भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक क्लास दिया है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, क्लास जैसे वहां पे क्लास सेलेक्टर यूज करते थे ना, क्लास सेलेक्टर को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग डॉट लगाते थे। ठीक है? तो यहाँ पे भी हम डॉट लगाएंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, लिस्ट जो सेलेक्टर का नाम है, क्लास का नाम है, वो मेंशन कर देंगे। तो ये एलिमेंट बेसिकली हमें क्या रिटर्न कर रहा है, सिंपली इससे हमें ये यूएल सेलेक्ट हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर दे रहे हैं क्योंकि हमें इसके साथ आगे भी बहुत सारे ऑपरेशन करने हैं। तो हम इसको हम सेलेक्ट करें। ठीक है? तो इसका वेरिएबल का नाम एक हमें देना था, तो यूएल लिस्ट करके हमने इसका एक नाम दे दिया ताकि हम फिर इसके साथ अगर आप देखना चाहें कि इसमें क्या सेलेक्ट हुआ है तो सबसे आसान तरीका क्या है हमारे पास कि हम कंसोल डॉट लॉग कर लें और इसमें हम बेसिकली इस वेरिएबल को प्रिंट करवा लें, देख लें क्या है हमारे पास। नहीं, ये जो वेरिएबल है। ठीक है? तो वैसे ही सेम अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे इसको लाइव करके अभी देख लेते हैं, अदरवाइज आप सिंपली 16 जुलाई एल आई एलिमेंट जो हमने क्रिएट किया, क्योंकि उसमें कोई कंटेंट दिया नहीं तो इसलिए कंटेंट देख नहीं रहा है। नहीं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं ताकि हम जो देखना चाहें। देखिए हमने जो सेलेक्ट किया था वो यूएल को सेलेक्ट किया था, यूएल सेलेक्ट हो गया है हमारा। नहीं, इस एरर को भी आप देखिए ना, हमें सिर्फ क्या देखना था कि इस जो सेलेक्ट किया था उसमें क्या सेलेक्ट हुआ। अब यूएल सेलेक्ट हो गया, अब यूएल के अंदर ही सारे एल आई है, जैसे इस पे हावर करें देखिए सारा यूएल जो राइट लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है। नहीं, तो सेम अप्रोच हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसके अंदर हम एक कंटेंट लिख लेते हैं ताकि हमें पता हो। आइटम 1, ठीक है। ओके, कंट्रोल डी कर दिया मैंने। सेलेक्ट, चलो ठीक है। तो आइटम हमारे क्या है, ये सारे जो आइटम थे हमारे पास वो अवेलेबल हो गए। तो अभी हमारा आइटम दिखेगा, इसी को हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेम हमें एल आई को सेलेक्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे कि सिंपली सेम यही अप्रोच क्वेरी सेलेक्टर, बट यहाँ पे हमें सारे मल्टीपल एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। तो हमें क्वेरी सेलेक्टर नहीं बल्कि हमें क्या करना होगा, क्वेरी सेलेक्टर ऑल
ये जो ये मेथड है, इसलिए हमें ये मेथड अप्लाई करना होगा, क्योंकि क्वेरी सेलेक्टर हमेशा क्या करता है, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। जो भी वैल्यू बेसिकली जो भी एलिमेंट सबसे पहले देख मतलब इस सेलेक्टर को सेटिस्फाइड करेगा, देन वो एलिमेंट हमें क्या कर देता है, ये मेथड रिटर्न कर देता है। बस सिर्फ सिंगल वैल्यू हमें रिटर्न करता है, बट हमें मल्टीपल वैल्यू रिटर्न में चाहिए कि सारे एलिमेंट हमें सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास जो दूसरा मेथड है उसका यूज करेंगे। क्या मेथड है हमारे पास, कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पहले तो वो करेंगे, देन डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल मेथड का यूज करेंगे। अब क्वेरी सेलेक्टर ऑल मेथड यूज करने के बाद अब सिंपली जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एल आई पास करते हैं। तो अगर हम चाहें तो डायरेक्टली इस एल आई, सिंपली अगर एल आई को सेलेक्ट करना है तो हमारे हमने क्लास दे रखा है, बट क्लास देखिए क्या है, सारे क्लास ना डिफरेंट है। या तो आप सारे को एक सेम क्लास दे के हम उस क्लास से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास चैन सेलेक्टर होता है कि यूएल के अंदर जो एल आई है, यूएल भी क्या है कि अगर जो लिस्ट के अंदर है, लिस्ट क्या है, क्लास है, तो उसका यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद एल आई, ऐसा कुछ है, किया जा सकता है, ये सेलेक्टर है। क्यों, यस। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें। लिस्ट एलिमेंट, ठीक है, एल आई एलिमेंट हमने क्या किया, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। आप इसमें भी अब देखना चाहें तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एल आई एलिमेंट, ठीक है। अभी अब देखेंगे कंसोल में तो हमें क्या हो रहा होगा कि गेट होना चाहिए, गेट तो हो नहीं रहा है अभी। क्या लिख के आ रहा है, सर कंसोल डॉट लॉग में जी छूट गया है। हाँ सिंपल, नहीं तो एरर आपको पढ़ने आना चाहिए। अब ठीक है, अभी गेट हो जाएगा। देखिए अभी हमें क्या मिल रहा है, एक नोड लिस्ट यहाँ पे लिख के आ रहा है, नहीं ये नोड लिस्ट है, बट नोड लिस्ट भी क्या किस तरह का दिख रहा है आपको, कि एक ऐसा मतलब सिंटेक्स दिख रहा है जैसे कि लग रहा है आपको कि एरे, बट ये एक्चुअली में एरे नहीं होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरे के बस लिमिटेड प्रॉपर्टी जो लेंथ प्रॉपर्टी उसको अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर हमें एरे के अदर मेथड या फिर अदर प्रॉपर्टीज अप्लाई करने हैं, तो हमें क्या करना है, इस नोड लिस्ट को कन्वर्ट करना होगा एक एरे में। वो भी देखेंगे आज कि कैसे हम ना एक नोड लिस्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं एक एरे में। तो बेसिकली हमें क्या दिख रहा है कि क्वेरी सेलेक्टर जो मेथड है, उससे हम मल्टीपल एलिमेंट को तो सेलेक्ट कर ले रहे हैं, और जितने भी एलिमेंट सेलेक्ट हो रहे हैं वो कुछ इस फॉर्मेट में हमारे पास अवेलेबल हो रहे हैं, जो कि दिख रहा है एक एरे के कलेक्शन की तरह, बट एरे नहीं है। और उसके हर एक आइटम को अगर हमें एक्सेस करना है तो सेम ये जो हम एरे में करते हैं, किसी एरे की किसी वैल्यू को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो उस बेसिकली हमें क्या करना था, उस एरे के साथ उस वैल्यू का इंडेक्स नंबर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 ये सारा जो क्या है कि इस एरे में सेलेक्ट है, और इसका इंडेक्स नंबर क्या है, अगर आइटम 1 करना है तो मैं 0 इंडेक्स पे, 2 3, ऐसे क्या है, ये सारे इंडेक्स नंबर नहीं। तो जैसे ही हम इस नोड लिस्ट का जो भी वेरिएबल का नाम दिया है, अगर हम चाहें तो अगर हमें पहला आइटम सेलेक्ट करना है तो हम कर सकते हैं, नहीं। अगर हमें यहाँ पे अगर ऐसे करना है, तो अगर मैं पूरे आइटम को नहीं, बल्कि हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अगर हम यहाँ पे 0 पास करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि हमें क्या मिलेगा, पहला आइटम मिल गया, नहीं एल आई आइटम मिल गया, जो कि ये एल आई आइटम है। अगर आप इसमें देखें तो ये सारी चीजें आपको मिल रही है, ठीक है। बट हमें क्या करना है, हमें पहली चीज तो इन सारे एलिमेंट, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट तो इंडेक्स नंबर से हम एक्सेस नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें फिर 5 एलिमेंट है तो 5 इंडेक्स नंबर अलग अलग तरीके से उसको एक्सेस करना। तो अब इससे सबसे आसान तरीका क्या है, जब मल्टीपल वैल्यू को एक साथ हमें एक्सेस करना है तो हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, उस वैल्यू पे लूप लगा देते हैं, नहीं। अभी तक हमने यही पढ़ा है कि अगर हमें मल्टीपल वैल्यू के साथ ऑपरेशन करना है तो हम वहाँ पे लूप लगा के हर एक वैल्यू को एक्सेस करते हैं और फिर वो सारी चीजें करते हैं। तो वही सेम काम यहाँ पे भी करने वाले हैं हम लोग। तो अभी हम क्या कर रहे हैं
कि इस कलेक्शन को भी रहने देते हैं, इसके साथ भी हमें काम नहीं। हमें एक चीज और देखना था कि अगर हम लोग क्वेरी सेलेक्टर के अलावा अगर हमारे पास और दूसरा ऑप्शन क्या है कि इन सारे एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए गेट एलिमेंट बाय टैग नेम जो है दिख रहा है आपको, ये मेथड हम यूज कर सकते हैं। या क्लास नेम भी एक मेथड होता है, यहाँ पे चलो मेंशन भी मैं कर दे रहा हूँ। क्या मेथड है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है, ये मेथड है। तो अगर आप चाहे तो क्वेरी गेट एलिमेंट बाय टैग नेम या क्लास नेम के थ्रू आप कर सकते हैं, क्योंकि इन एलिमेंट पे हमने क्लास दे नहीं रखा है कि ताकि सारे एलिमेंट ना उस क्लास के थ्रू हम सेलेक्ट कर सकें। तो हम अभी हम क्या करने वाले हैं, टैग नेम के थ्रू करने वाले हैं। तो सेम अगर हमें इन्हीं एलिमेंट को क्या करना है कलेक्शन की तरह, यहाँ पे मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, रिटर्न नोड लिस्ट। चलो क्लियर। देन इसके बाद अगर हम लोग डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर ऑल मेथड नहीं यूज करते हैं और हम क्या करते हैं गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम या टैग नेम, हम ये टैग नेम का यूज करने वाले हैं। टैग नेम में हमें क्या करना होता है कि हमें जिस भी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है उसका टैग नेम हमें हमें एल आई को करना है, तो एल आई हमें यहाँ पे पास करना होगा, ठीक है। और देन हम क्या करेंगे, इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, तो क्योंकि इसके साथ भी अगर हमें काम करना है तो एल आई एलिमेंट, चलो कलेक्शन में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इस वेरिएबल का नाम हमने लिख दिया, मतलब एल आई एलिमेंट कलेक्शन, क्योंकि कमेंट भी मैं कर दे रहा हूँ, रिटर्न एच टी एम एल कलेक्शन, ठीक है। इसको कंसोल में अगर प्रिंट करवाएंगे आप तो कंसोल डॉट लॉग एल आई कलेक्शन, अगर आप जाके देखें तो आप देखिए क्या दिखेगा कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एच टी एम एल कलेक्शन दिख रहा है और यहाँ पे नोड लिस्ट दिख रहा है। बट इन दोनों में अंतर क्या है, ये भी एक एरे की तरह सिंटैक्स दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, तो दोनों में अंतर क्या आ रहा है। दोनों में अंतर ये है कि जब हम क्वेरी सेलेक्टर यूज करते हैं तो क्वेरी सेलेक्टर ना हमें एक लाइव वैल्यू रिटर्न करते हैं, जो कि बेसिकली ना जो भी डॉम अपडेट होगा लाइव डॉम अपडेट हो जाएगा। अ, एक डायनेमिक या फिर बोल सकते हो लाइव डॉम चेंज, ठीक है। कि जो बेसिकली डॉम चेंज होगा, बेसिकली जैसे ही हम ये मेथड अप्लाई करेंगे जहाँ पे भी करेंगे, ठीक है, इस मेथड पे अगर कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसके थ्रू जो भी वैल्यू जो भी रिटर्न आएगा उसके थ्रू ना इस डॉम में, तो उसी उसी वक्त क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट नोट लिस्ट क्या है, एक स्टैटिक वैल्यू रिटर्न करता है हमें, ठीक है। अ, तो वहां पे ऑब्वियस बात है कि दोबारा जब हम रिफ्रेश करेंगे या फिर नहीं री यूज करेंगे, देन हमारे पास क्या होगा कि वैल्यू हमारी चेंज होगी नहीं, एक स्टैटिक कलेक्शन हमें ये रिटर्न करता है नोड लिस्ट। तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, और जहाँ पे भी आपको जरूरत है कि हमें एक डायनेमिक तरीके से जो भी है ना करंट ना लाइव अपडेट चाहिए डॉम में, तो फिर आप एच टी एम एल कलेक्शन का यूज करते हैं। और मोस्टली हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ना क्वेरी सेलेक्टर मेथड का हमने यूज किया, इस पे अगर आप चाहें तो डायरेक्टली ना फॉर ईच एक मेथड होता है जो कि आपको मिलता है, हम एरे में हम लगाते हैं या फिर स्ट्रिंग पे लगाते हैं। तो फॉर ईच मेथड का ना जो कि एक लूप की तरह ही बिहेव करता है, ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेगा अपने, जब इसको कॉल करेंगे तो ये सारे एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकता है, यहाँ पे लूप कर सकते हैं सारे एलिमेंट पे। तो एरे का ये मेथड ना हम अप्लाई कर सकते हैं नोड लिस्ट के साथ, बट एचटीएमएल कलेक्शन के साथ हम कोई भी लूप नहीं लगा सकते। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा एक एरे के रूप में। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट पे, जैसे कि एग्जांपल, चलो लगा के देखते हैं। कुछ क्या करते हैं, लूप लगाते हैं, फिर वहां पे देखते हैं कि लूप लगाने के लिए हमें क्या करना होगा। बताओ आप लोग अभी, बेसिक लूप तो
हम लगा ही सकते हैं, क्यों? तो अगर हमें इस यहाँ पे अगर हमें इस एलिमेंट पे अगर लूप लगाना है यहाँ पे कि इन सारे एलिमेंट को हमें सेलेक्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे? बस कंसोल में सारे एलिमेंट को हमें प्रिंट करवाना है तो फॉर लूप लगा सकते हैं, क्यों? यस। तो लगाओ फॉर लूप, क्योंकि फॉर लूप लगा सकते हैं, बट एरे के क्योंकि एरे के जो मेथड फॉर ईच मैप वो सारे एरे के मेथड है, ये ट्रेडिशनल है तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, बट एरे के मेथड को अप्लाई करना है तो नहीं कर सकते। फॉर ईच फॉर या फॉर ईच मैप या फिल्टर जो मेथड है, तो एरे की तरह अगर हमें इसको ट्रीट करना है तो इसको कन्वर्ट करना हो। अभी हम फॉर लूप लगाने वाले हैं, तो फॉर लूप लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो एक वेरिएबल सिंपली इनिशिएट करना है ही। इसको क्योंकि एरे की तरह वैल्यू है तो इसको जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा, तो जीरो हमने इसको वैल्यू असाइन कर दिया। नहीं, कंडीशन किस पे लगाना होगा हमें यहाँ पे, क्यों? सर आई पे ही तो लगाना होगा। हाँ तो आई को क्या आई पे लगाना है हमें कंडीशन, तो आई की वैल्यू क्या दे कंडीशन के लिए, ताकि वो उस कंडीशन तक एलाई आई क्या ट्रू, आई लेस देन 5। लेस देन 5। 5। नहीं हमें ना बेसिकली वेरिएबल का इन जनरल यूज कर, बताना है ना सर, क्योंकि हम लोग को पता तो होगा नहीं ना कितने क्या आइटम। क्या करेंगे? कह रहे हैं सर ऐसे फिक्स वैल्यू तो नहीं दे सकते हैं। दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, बट वो है नहीं ना। तो सर हम लोग को ना पता नहीं होगा ना कि वहां पे कितने हैं, तो एक जनरल हमें हाँ कंडीशन देनी ऑब्वियस बात है, होगी जो सबके नहीं अभी एप्लीकेबल हो। अभी तो पता है, तो अभी अब चाहे तो ना 5 दे सकते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि जीरो से शुरू होगा 4 तक हो जाएगा, बट ऑब्वियस बात है आगे सर जाके। ऐसे अगर जनरल भी लेना होगा तो लेंथ -1 वाला जो हमने एक बार किया था वो हाँ लगा तो सकते हैं। कैसे देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, एल आई जो एलिमेंट है ये, इसकी एल- लेंथ प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, डॉट लेंथ। नहीं, देन वहां तक हम क्या करते हैं, ये क्या आएगा लेंथ, इस बेसिकली 5 ही तो रिटर्न करेगा, क्योंकि जितने आइटम होंगे उतने, यस। तो हमारा वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। नहीं यहाँ तक करना है, देन उसके बाद हमें क्या करना है, आई को प्लस प्लस कर देंगे सिंपली, और देन हमें क्या करना है, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी प्रिंट करवा सकते हैं, बट चलो हमने बोला है कि करली ब्रैकेट लगा दिया करेंगे। और देन फिर हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लोग बेसिकली एक बैकटिक का यूज करते हैं, और हम लोग इसमें क्या करेंगे, आई को भी प्रिंट करवाते हैं और देन उसके बाद उसकी वैल्यू को भी प्रिंट करवाते हैं। तो आई को प्रिंट करवाने के लिए हमें सिंपली आई यहाँ पे मेंशन कर देना है, क्योंकि आई एक वेरिएबल है तो डॉलर साइन भी हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, यही होता है। और देन उसके बाद ऑब्वियस बात है इस पे क्या वैल्यू मिलेगी, अगर हमें उसको भी देखना है तो क्या करना होगा हमें, डॉलर साइन करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट डॉट को सेलेक्ट करने के लिए आई एलिमेंट स्क्वायर ब्रैकेट आई, ऐसे ही होगा कुछ। यस। नहीं, सेम लूप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी तो आपको वही दे रहा है, कॉपी। अगर हमें यहाँ पे हमने किया, सेम लगा दिया, बट अभी तक तो सेम दोनों जगह सेम ही रिटर्न आने वाला, सेम ही तरीके की वैल्यू रिटर्न होगी। बट अभी चलो देखते हैं, सेव किया हमने और फिर यहाँ पे आके हम लोग देख रहे हैं। देखिए HTML कलेक्शन में भी हमें जो रिजल्ट मिल रहा है सेम वही हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, नहीं 5 वैल्यू 5 वैल्यू। बट एक्चुअली में हमें क्या देखना है कि जैसे ही हम HTML कलेक्शन जो हमें मिल रहा है ना, इस पे अगर हम कोई चेंज करते हैं इस मेथड में जाकर, फिर इसके जो भी लेंथ है इसकी उसको चेंज करेंगे, तो लेंथ के थ्रू क्या होगा कि ये आइटम बेसिकली सिंपल इसकी लेंथ चेंज 6 हो जाएगी, तो यहाँ पे 6 आइटम आ जाएंगे, बट यहाँ पे जो नोड लिस्ट है उसके थ्रू नहीं होगा। अगर उसको देखना है तो करते हैं, क्या करेंगे, पहले तो हमें एक एल आई को ऐड करना है इसमें,
तो कैसे कर सकते हैं? एक नया एलआई क्रिएट करना है, तो करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है? सर क्रिएट एलिमेंट। एलिमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक यस। इंटरफेस अगर आपको करना है, देना है, तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली अगर हमें एक ही एलिमेंट पुश करना है तो अभी कर ले रहे हैं। बट लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वैसे भी हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए एक नया एलिमेंट क्रिएट करना है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि, या डायनेमिक तरीके से, चलो अगर आप यहाँ भी कर रहे हैं, तो एलआई अगर हमें क्रिएट करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट, कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं आकांक्षा जी? फिर क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट। ओके। और देन इसमें हमें क्या करना होता है कि जो भी एलिमेंट क्रिएट करना होता है उसको हम यहाँ पे पास करते हैं। अभी हमें क्या करना है, एक एलआई क्रिएट करना है। क्लियर? फिर इस एलआई को हमें क्या करना है, इसमें कुछ कंटेंट पुश करना है। तो कैसे करेंगे, क्यों करण जी? अब इस जो नया हमने एलआई क्रिएट किया है इसमें अगर कंटेंट पुश करना है तो क्या करेंगे? नहीं? चलिए, तो अगर आप चाहे तो हम इसको एक डॉक्यूमेंट वेरिएबल में डॉट टेस्ट स्टोर कर। कंटेंट। हाँ जी, बोलिए। सर डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट टेक्स्ट एलिमेंट, नहीं कंटेंट। हाँ, तो बेसिकली इस एलिमेंट को या तो हम किसी वेरिएबल में स्टोर करें फिर उसका टेक्स्ट कंटेंट करें, या तो हम ना, क्योंकि ये वैल्यू चेनेबल होती है तो इसको हम चयन कर सकते हैं टेक्स्ट कंटेंट प्रॉपर्टी में, और इसको हम क्या करेंगे, एक वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं। नहीं, वैल्यू असाइन करने के लिए अगर आप चाहें तो डायरेक्टली सिंपली हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग पास कर देनी। चलो, आइटम 6, 4 तक किया था ना, 6 में, आइटम 6। क्लियर? तभी ये एलिमेंट हमारा क्रिएट भी हो गया, इस एलिमेंट को हमने क्या किया है, वैल्यू असाइन भी कर दिया है। बट सर सर अपेंड नहीं करना होगा? हाँ, करना होगा, तो इसीलिए अब हमें इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना ही पड़ेगा। सर क्यों? ऐसे नहीं कर सकते हैं, जैसे अभी हमने डॉट टेक्स्ट कंटेंट एक ही लाइन में लिख दिया, अगर हम लोग नेक्स्ट लाइन में एलआई डॉट टेक्स्ट कंटेंट करें तो? हाँ, कर सकते हैं, मैंने बोला तो कि अगर आप इसको अब ऐसे ना करके आप चाहे तो ऐसे ही कर लो। चलो, अभी जैसे कर रहे हो वैसे ही पढ़ो। इसको हमने क्या किया, एक वेरिएबल में एक स्टोर कर दिया, न्यू एलआई नहीं को। सर, बिना वेरिएबल में स्टोर किए जो हम लोगों ने एलिमेंट क्रिएट किया है, हाँ, तो क्या कर देंगे? डायरेक्ट एलआई से नहीं कर सकते जो हम लोगों ने स्ट्रिंग में दिया हुआ है? डायरेक्ट एलआई से नहीं कर सकते, मतलब नहीं समझा मैं। सर मतलब नेक्स्ट लाइन में एलआई डॉट कंटेंट टेक्स्ट कंटेंट। यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे बोल रहे थे ये कर ले। हाँ, नहीं, एलआई फिर है क्या? वही पूछ रहे थे, मतलब सर ऐसे होगा कि नहीं? नहीं, ऐसे क्यों कर दोगे एलआई? तो ये ऐसा कुछ है नहीं, ये फिर तो एक वेरिएबल हो जाएगा ना, तो एलआई। मतलब सर हम लोग तो एलिमेंट तो क्रिएट कर चुके हैं ना ऊपर। हाँ, तो एलिमेंट जब आपने क्रिएट कर दिया तो उस एलिमेंट जो क्रिएट हुआ है, मैंने क्या बोला कि अभी यहाँ पे सिर्फ क्रिएट हुआ है, अवेलेबल तो है नहीं। ओके। अब इस पे अभी हमें अपेंड करेंगे तब हमें डॉम में दिखेगा, तो एलआई तो ऐसा तो नहीं कि एलआई आपको यहाँ पे मिले। अरे ये कौन सा सिंटेक्स होता है, इससे आपको क्या डिफाइंड हो रहा है बताओ? ठीक है सर। नहीं, नहीं, यस सर। बताओ अगर कुछ दिमाग में आया हो कि ऐसा कर सकते हैं। बेसिकली न्यू एलआई जो हमने बनाया है उस पर हम क्या कर सकते हैं, सिंपली डॉट टेक्स्ट कंटेंट जो भी हमने वहां पे किया था वैसे कर लीजिए। और फिर इसको हम क्या करेंगे, एक वैल्यू असाइन करने के लिए जैसे भी हमने किया था वही चीज यहाँ पे भी कर देते हैं। नहीं, वैल्यू असाइन कर ले रहे हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज को हम क्या करते हैं, आइटम 6। ठीक है? और देन फिर हमें इस न्यू एलआई को किस में अपेंड करना है, क्यों, किस में अपेंड करना होगा? एलआई एलिमेंट जो हमने क्रिएट कर रखा है उसमें ना।
हमें सर जो हमारा नोड लिस्ट और सर वो जो है, लिस्ट, इस लिस्ट में करना होगा। तो इस लिस्ट को हमने सेलेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा यूआर लिस्ट के अंदर। तो यहाँ वो पे सिंपली बस लिख देंगे यूआर लिस्ट जो भी हमारा है, यूआर लिस्ट। और देन उसके बाद हमें क्या करना होगा, डॉट अपेंड चाइल्ड मेथड जो भी हमने देखा था। देन उसके बाद हमें ये न्यू एल आई जो हमारा है उसको हमने क्या किया, अपेंड कर दिया। तो अभी हमारा क्या होगा, एक नया एलिमेंट क्रिएट हो गया। ठीक है, सारा हमने कोड तो लिख दिया। अभी हमारा अपेंड भी हो जाएगा एल आई। तो अगर अभी मैंने सेव किया, देन अगर अभी मैं अभी जाकर देखूँ, देखिए आइटम 6 क्या हो रहा है, अपेंड हो जा रहा है। क्लियर। बट अगर अभी हम क्या करेंगे कि ये जो हमने कोड कर रखा है, इस कोड को अभी यहाँ पे, क्योंकि ये कोड अभी हम लोग सिंक्रोनस कोड लिख रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा कि ये जो हमने लूप लगा रखा है, इस लूप को हम क्या करते हैं, ऑब्वियस बात है कहाँ पे हमें अप्लाई करें इसको। अगर आप इस सारे कोड को चाहें, हाँ चलो इसको ही ना, एक काम करते हैं, इसको हमें इसके नीचे ले गया है। अपेंड शायद कॉपी करनी। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्योंकि अभी हम लोगों ने सब सिंक्रोनस कोड लिखा है। तो कोड अभी देखिए क्या होगा, अभी रिटर्न जब करेंगे तो सारे आइटम दिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 0 to 5। सो री रेंडर हमने कर दिया। तो बेसिकली तो अभी यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख रही है, बट इसको ना डायनेमिक तरीके से अगर मैं अभी दोबारा अगर किसी क्योंकि पहले से ये क्रिएट हो जा रहा है, जैसे हमारा पेज लोड हो रहा है, तो हमें एक काम करना होगा कि ये जो एलिमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है इसको ना पेज को रीलोड होने के बाद किसी क्लिक पे अगर हम ऐड करते हैं उसको, वो अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस एलिमेंट को जो हमने अभी क्रिएट किया है, इसको हम चाहते हैं ये एलिमेंट तब क्रिएट हो जब हम क्या करें, किसी आइटम पे क्लिक करें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बटन लगा देते हैं यूएल के बाहर, ऐड टास्क, जो भी लास्ट क्लास में हमने किया था, बस उसी पे ना बस प्रैक्टिस करवाना चाह रहा था मैं। तो अभी देखिए क्या होगा कि यहाँ पे ऐड टास्क जो ये बटन है, इसको सेलेक्ट करते हैं और इस पे ऐड इवेंट लिस्नर लगाते हैं। तो कैसे होगा, डॉक्यूमेंट, और देन को अब चाहे तो क्वेरी सेलेक्टर का तो यूज कर ही सकते हैं, क्वेरी सेलेक्टर। देन इस पे हमारा जो भी बटन है, बटन एलिमेंट, उसका यूज कर लेंगे, बटन टैग नेम का। ठीक है, और देन इस पे हमें क्या करना है, एक ऐड इवेंट लिस्नर लगाना है। तो लगा दो। क्या करना होगा, हम चाहते हैं कि इस पे जब क्लिक हो, क्या हो, क्लिक, देन उसके बाद हमारा क्या हो कि ये नया एक कॉल बैक फंक्शन हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। कॉल बैक फंक्शन के लिए अभी हम एरो सिंटैक्स यूज करने जा रहे हैं, एरो फंक्शन। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, या चलो भी जो है वही करते हैं। नेम फंक्शन आपको पता है, तो नेम फंक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। तो क्या करना है हमें, नेम फंक्शन एक पास कर लेते हैं फंक्शन। फंक्शन में अगर आप चाहें तो जो हमें एनोनिमस फंक्शन पढ़ा था, जहाँ पे हमने नाम नहीं दिया था, डायरेक्टली पैरेंथेसिस लगा के फंक्शन के मतलब हमने पास कर दिया था। तो आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज नाम देना चाहते हैं तो नाम भी दे दीजिए। क्या दे नाम, कुछ भी तो नाम दिलवा दो, न्यू स्पेलिंग गलत एल आई, ठीक है।
और देन पैरेंथेसिस लगाएंगे और देन उसका कर्ली ब्रैकेट लगा के इसमें हमें क्या करना है, ये वाला जो कोड है। सर हम्म। स्पेलिंग गलत है फंक्शन, किसका? फंक्शन कीवर्ड जो आपने लिखा है। ठीक है। अभी ये कोड अभी समझ में आया आप लोगों को, जो मैंने अभी किया कि डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर बटन किया, उस पर ऐड इवेंट लिस्नर लगाया, देन क्लिक इवेंट उस पर लगाया, देन उसमें फिर जो कॉल बैक फंक्शन पास किया न्यू एल आई आइटम, वो बेसिकली क्या कर रहा है, ये फंक्शन कॉल होगा और देन ये एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रिएट होगा। ठीक है। तो अगर अभी सेव किया हमने, तो अभी हमारे पास कितने आइटम है यहाँ पे, 5 आइटम है, 6 आइटम नहीं है। बट अगर इस पे हमने क्लिक किया तो आइटम 6 यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऐड हो रहा है। एचटीएमएल कलेक्शन नोड लिस्ट, इसको रखा। अभी जैसे इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आइटम 6 इंटर हो रहा, कंसोल नहीं हो रहा है क्या, बाकी चीजें किया तो था आपने, कहाँ पे किया है, console.li। ठीक है। फंक्शन ऐड हो, देन लूप लगा है, किया तो है सर। वैल्यू कंसोल में शो क्यों नहीं हो रहा है। लाइव अपडेट एल आई एच टी एम एल, सॉरी, मैं ना कंसोल में देख रहा हूँ, आपको आपको यहाँ पे देखना है बेसिकली, कि इसमें अगर आप देखेंगे जो हमारा आइटम है, आइटम नंबर 6, बेसिकली नहीं, एल आई जो क्रिएट हो रहा है, तो ये कंसोल में नहीं, बल्कि अगर इसको ना जब हम रियल लाइफ में अगर जैसे यूज करें तो वहाँ देख कंसोल में बेसिकली ना आ, ये एक्चुअली आपको दिखेगा नहीं, कि जैसे जो भी मैं बता रहा हूँ स्टैटिक और अपडेट। तो अभी इसको जब हम लोग वैल्यू ना प्रिंट करवाएंगे, कुछ चीजें अभी करेंगे, एक प्रोजेक्ट करेंगे, तब वहाँ पे देख लेंगे कि जैसे हमने इसके थ्रू करें तो लेंथ प्रॉपर्टी जो है ना वो अपडेट हो जाएगी। बट जो नोड लिस्ट किया उसकी लेंथ प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। बट जो हमने एस्टिमेट कलेक्शन है उसकी लेंथ प्रॉपर्टी, सॉरी, एस्टिमेट कलेक्शन की लेंथ प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, बट नोड लिस्ट की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे अभी हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे नहीं, बट अभी इसको ना मैं अपने पेज पे करना होगा, कंसोल में वो नहीं दिखेगा चेंजेस। बट अभी आपको क्या समझ में आ रहा है, बस ये देखना है, समझना क्या है, कि जब भी हम HTML कलेक्शन को गेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्वेरी सेलेक्टर ऑल मेथड से ही हमें सिर्फ नोड लिस्ट रिटर्न होता है। नोड लिस्ट क्या होता है, नोड बेसिकली हम हर एक चीज को जो हमारे HTML एलिमेंट है, पेज है बेसिकली, उसमें चाहे वो एलिमेंट हो, HTML एलिमेंट हो, ठीक है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, नोड नोड लिस्ट है हमारा ये, जो HTML एलिमेंट है। क्लियर। जो कमेंट है होते हैं, कमेंट हर एक पेज पे होता है नहीं, तो जो कमेंट होता है उस वो भी हमारा एक नोड लिस्ट है। जो हम एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट यूज कर रहे होते हैं उसको भी हम नोड लिस्ट बोलेंगे। इवन कुछ ब्राउजर में तो वाइट स्पेस जो होता है और वो भी हमारा क्या होता है, एक नोड लिस्ट होता है। ठीक है। तो नोड लिस्ट HTML एलिमेंट के अलावा भी बहुत सारे जो नोड लिस्ट हैं, इसको भी हम लोग क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। बट जो हम लोग क्वेरी सेलेक्ट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम या क्लास नेम से कर रहे हैं, वहां पे हमें सिर्फ क्या मिलता है, HTML एलिमेंट मिलता है। तो अगर मोस्टली हम क्या करते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं, जो हम प्रोजेक्ट में जिसका मोस्टली यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, HTML एलिमेंट के साथ जो भी काम करना होता है, हमें वर्क करना होता है HTML एलिमेंट, तो इसलिए हम क्या कमेंट और टेक्स्ट नोट पे उतना ज्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं। बट आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पेज पे जाकर देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या कमेंट है, उसको एक्सेस करने के लिए, कमेंट को एक्सेस करने के लिए आप सिंपली नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल लिख के कमेंट पास कर देंगे टैग ने, तो जितने भी कमेंट होंगे वो सारे आपको क्या मिल जाएंगे, एक्सेस हो जाएंगे नहीं, एज ए नोड लिस्ट। फिर आप हर एक कमेंट को जाके उस पर लूप लगा के आप देख सकते हैं नहीं।
नहीं समझ में आया? कि अगर हमें मान लीजिए कि इस पेज पे जो हमारा ये पेज है, इसमें हमने कितने कमेंट पास किया है? कुछ किया है कमेंट? सिंपली कमेंट अगर आप यहाँ पे अगर देखा है तो एक ही कमेंट है, यही कमेंट किया गया है। अब इस कमेंट को अगर हमें एक्सेस करना है तो कर सकते हैं। अब ये आपको असाइनमेंट है, मैंने बताया क्वेरी सेलेक्टर ऑल का मेथड यूज करके आप इस कमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिएगा कि कैसे ना इसको इस कमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। वैसे ही आप जब भी कोई प्रोडक्शन लेवल का एप्लीकेशन बनाते हैं, वहाँ पे हर एक कोड ब्लॉक को आप कमेंट कर देते हैं, ताकि आपको पता हो कि जब भी दोबारा आप आए कोड को पढ़े तो आपको पता हो कि ये कोड हमने क्यों लिखा है। नहीं, ठीक है। तो अगर आप इस, ये भी एक एलिमेंट नोड टाइप है, इसको भी हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी कमेंट होंगे इस पेज पे, उन सारे कमेंट को हम लोग एक्सेस करके फिर उस पर लूप लगा सकते हैं, फिर उस कमेंट को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कभी कभी जरूरी होता है कमेंट के बारे में पढ़ना, क्योंकि कमेंट में हमें ज्यादा क्लू मिल जाता है उस कोड नहीं, उस प्रोजेक्ट नहीं, उस पेज के बारे में, सोर्स कोड के बारे में। क्लियर, समझ में आया? तो अभी हमने क्या देखा, क्वेरी सेलेक्टर और गेट एलिमेंट बाय टैग नेम या क्लास नेम, ये दोनों सेम ही है। अगर आपके पास क्लास अवेलेबल है सारे एलिमेंट पे तो क्लास नेम का भी आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज टैग नेम तो सबसे इजी ही है, क्योंकि एक टैग नेम जिस भी एलिमेंट को आप सेलेक्ट करना चाहें उसका टैग नेम पास कर लीजिए। तो अगर आपको HTML कलेक्शन चाहिए, बट मोस्टली हम क्या करते हैं, क्वेरी सेलेक्टर ऑल का मेथड यूज करते हैं, क्योंकि ये हमें क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स सेलेक्टर यूज करने का ना ऑप्शन दे देता है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, एक डीपली नेस्टेड एलिमेंट को भी हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, ये हो गया। देन नोड लिस्ट हमने डिस्कस कर ही लिया कि नोड लिस्ट में क्या था, मल्टीपल चीजें आ जाती हैं, जैसे कि कमेंट या फिर ना वाइट स्पेस, कुछ ब्राउजर में वाइट स्पेस भी काउंट हो जाता है। इवन ये जो टेक्स्ट है इस एलिमेंट के अंदर, ये भी एक नोड लिस्ट है। तो अगर हमें इसको भी एक्सेस करना चाहते हैं तो क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज करके देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि कैसे अगर हमें इसको सेलेक्ट, टेक्स्ट नोड को सेलेक्ट करना है तो आप करके देखिएगा। क्लियर, ये सारे मेथड समझ में आ गए आपको? ये सर नो बोल दो आप लोग, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई यस डाउट, सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये देखिए क्या है ना, अगर अब ये जो कोड अभी आप इसको ना ऐसे मत देखिए कि ना आपको समझना है, याद करना है कि नहीं, हमें भी ऐसा ये पैटर्न, ऐसा नहीं है कि सेम पैटर्न होने वाला है। और ये अभी ऑप्टिमाइज कोड है भी नहीं, बस अभी आपको ये देखना है कि बेसिकली हम जो मेथड पढ़ रहे हैं उसका यूज कैसे कर रहे हैं। बट इसको भी हमें बहुत अलग तरीके से लिखना है, ताकि हम ना इसको एक फंक्शन में रैप कर सके, फिर उसको हम यूज कर सके। अभी जब एक्चुअली प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग प्रोडक्शन लेवल का प्रोजेक्ट, अभी डॉम में ही करेंगे। जैसे टू डू लिस्ट भी हमने बनाया था, उसको भी अभी बनाते हैं, अभी इवेंट पढ़ लेते हैं, डेलीगेशन पढ़ लेते हैं, तो फिर ना एक कंप्लीट प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। क्लियर, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, डॉम इवेंट के बारे में, सॉरी, ऑब्जेक्ट जो हमें मिलता है इवेंट ऑब्जेक्ट, उसके बारे में पढ़ते हैं और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं वो चीजें हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपने यहाँ पे क्या देखा कि अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी एक LI को सेलेक्ट करें और उस LI पे अगर इसका एक डॉम ट्री बनाया जाए, ठीक है, इसको डॉम ट्री बनाया जाए तो क्या होगा, तो कैसे बेसिकली इस पेज का एक डॉम ट्री कैसे बनेगा, कोई बताएगा? सिंपली इसमें अगर एक देखा जाए तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, हमारा HTML एलिमेंट, इवन और भी ऊपर जाए तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के साथ एक डॉम ट्री स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, बस देखिएगा आप लोग कि इस पेज के हिसाब से आप भी अगर आप चाहें तो ना बना सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, एक चैन बना रहे हैं। पहला हमारा सबसे पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसा ही होता है जब भी किसी भी एलिमेंट को हम जो भी हमारा HTML पेज होता है, जब ब्राउजर में पार्स होता है तो हमारा जो ये जो
एक डॉम क्रिएट होता है, उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमारा क्या बनता है, डॉक्यूमेंट। देन उसके बाद हमारा क्या आएगा, एक फ्लो मैं बस बना रहा हूँ अब। HTML एलिमेंट आएगा, जो हमारा HTML, ये HTML। देन उसके बाद हमारा क्या होगा, बॉडी और हेड दोनों सेम लेवल पे है, तो हम इसको सेम लेवल बनाने की, क्योंकि सिबलिंग है, तो अगर मान लीजिए हमें इधर बॉडी आ जाएगी लेफ्ट साइड में, अगर मैं मेंशन कर दूं, ठीक है, तो ये बॉडी हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, नहीं, ये एलिमेंट हो जाएगा। और देन बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारी चीजें आएगी, नहीं, तो ये ऐसे ही कुछ फ्लो बनेगा। तो इस बॉडी के अंदर क्या है, हमारा यूएल है, और यूएल के अंदर क्या है, हमारा LI है। तो इसको अगर एक फ्लो में अगर देखा जाए, तो मैं ये दो एलिमेंट को क्या करता हूँ, रिमूव करने जा रहा हूँ। बस तरीका, लेकिन आपको ये देखना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो आपको अगर, ताकि आप इमेजिन कर पाए, ठीक है। तो अगर मैं इसको पहले तो रिमूव करूँ, और देन फिर मैं बनाता हूँ। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, बॉडी को भी नहीं, चलो बॉडी से स्टार्ट कर ले रहे हैं। तो पहला जो बॉडी है, बॉडी एलिमेंट के अंदर क्या है हमारा, ये यूएल है, ये यूएल है। और देन उसके बाद हमारे इस यूएल के अंदर ये सारे LI आएंगे, ठीक है। LI क्योंकि सेम लेवल पे, तो हमें एक LI भी यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, बाकी LI को भी आप क्या कर सकते हैं, अब रिप्रेजेंट करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम मान लीजिए सपोज दैट कि हम क्या करते हैं, इस LI एलिमेंट को सेलेक्ट करें, और ऐड इवेंट लिसनर जो हम भी लगा रहे हैं, अगर हम इस LI पे लगाए, नहीं, ठीक है, तो अब इस बात है, जब हम LI पे क्लिक करेंगे, तो कुछ जो भी हमने ऐड इवेंट लिसनर जो भी फंक्शन हमने पास कर रखा है लॉजिक, वो हैपन होगा। बट एक्चुअली में डॉम में जो चेंजेस होते हैं कुछ इस तरीके से होगा कि ये जो इसका फ्लो होगा, नहीं, जो इवेंट होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ना इस एक्चुअल एलिमेंट पे अगर हम कोई, जस्ट लाइक जैसे मैंने बोला कि इस एलिमेंट पे हमने क्या किया, इस एलिमेंट को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, कि हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई, नहीं, या क्वेरी सेलेक्टर ही चलो पढ़ा है, तो क्वेरी सेलेक्टर का यूज कर लेते हैं, नहीं, तो क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। और इसमें हमने क्या पास कर दिया, LI पास कर दिया, तो इससे हमारा ये एलिमेंट सेलेक्ट हो गया। देन इसके ऊपर हमने क्या किया, ऐड इवेंट लिसनर हमने लगा दिया, ठीक है, जो भी हमारा ऐड इवेंट, और इसमें हमने पास क्या किया, कौन सा इवेंट, क्लिक इवेंट पास कर दिया। तो ये जो क्लिक इवेंट है ना, हमने अप्लाई तो किया इस LI एलिमेंट पे, बट ये क्लिक इवेंट सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकेगा, बल्कि इसका एक फ्लो होगा, आउटर फ्लो होगा, क्या होगा कि ये बेसिकली पेरेंट तक जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बबलिंग, बबल होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये बबल होते 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 कहाँ पे जाएगा, रूट एलिमेंट तक जाएगा, बबल होके जाएगा, ठीक है। तो जब एक्चुअल एलिमेंट से रूट एलिमेंट तक, जो पेरेंट तक अगर जो फ्लो हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये नाम आपको याद रखिए, बबलिंग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो बबल हो रहा है, ठीक है, बबलिंग आप बोलिए, बबल, ठीक है। और फिर देन क्या होगा, ये इवेंट ना वापस भी रिटर्न होगा, कहाँ पे आएगा, फिर ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा, एक रूट तक जाएगा। रूट इसका क्या होगा, इसके ऊपर हमारा HTML एलिमेंट होता है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट, तो कहाँ तक जाएगा ये फ्लो, डॉक्यूमेंट एलिमेंट तक। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट एलिमेंट से फिर से रिटर्न होगा, और फिर कहाँ पे आके खत्म होगा, इस LI पे। तो जब चाइल्ड एलिमेंट से पेरेंट एलिमेंट की तरफ फ्लो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बबलिंग बोलते हैं। और जब चाइल्ड पेरेंट एलिमेंट से चाइल्ड एलिमेंट की तरफ जो फ्लो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्चरिंग बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया कि जब भी हम कोई भी इवेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट पे इवेंट अप्लाई करते हैं, तो करते तो हम एक सिंगल एलिमेंट पे, बट बेसिकली क्या होता है, वो इवेंट वहां पे स्टॉप नहीं होता है। स्टॉप कर सकते हैं, हमारे पास अलग अलग तरीके, अगर हम चाहते हैं कि ये जो इवेंट है ये बबल ना करे, बस जहाँ पे जिस पे अप्लाई करे बस उसी पे अप्लाई हो, बाकियों पे ना वो इवेंट बेसिकली बबल करके वो अप्लाई ना हो, दूसरे इवेंट जो क्लिक इवेंट है उसको इफेक्ट ना करे। तो उसके लिए मेथड है, वो हम लोग देखेंगे। बट अभी एक्चुअली में अगर हम कोई भी अगर दूसरा कंडीशन अप्लाई नहीं करते हैं,
जब भी हम ऐड इवेंट लिस्नर लगाते हैं वो बैकएंड में कुछ इस तरीके से काम करता है। हम अप्लाई तो एक एलिमेंट पे कर रहे हैं, बट वो अप्लाई कहाँ पे हो रहा है, उस एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जाएगा, जो भी उस एलिमेंट के ना पेरेंट, जितने भी पेरेंट हो, नहीं, तो इस एल आई एलिमेंट पे अगर हमने लगाया, इस एल आई एलिमेंट का पेरेंट क्या है, यूएल है, यूएल का पेरेंट क्या है, बॉडी है, बॉडी का पेरेंट क्या है, एचटीएमएल है, एचटीएमएल का पेरेंट क्या है, हमारा डॉक्यूमेंट। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, डॉक्यूमेंट एलिमेंट। फिर वापस वहां से कैप्चरिंग फेज में रिटर्न होगा, कहाँ पे आएगा, एलआई एलिमेंट तक। नहीं, ये पूरा एक साइकिल रिटर्न करने वाला है। क्लियर? तो बबलिंग क्या होगा कि बबलिंग चाइल्ड से पेरेंट की तरफ जो जर्नी मतलब फ्लो होगा उसको हम बबलिंग बोलते हैं, और जो पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्चरिंग बोलते हैं। तो बबलिंग और कैप्चरिंग समझ में आएगा आपको? हेलो, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। अभी यस सर। प्रैक्टिकल करेंगे, थ्योरी समझ में आ गई कि बबलिंग क्या है, कि जिस भी एलिमेंट पे हम लगा रहे हैं उस एलिमेंट से जो इवेंट फ्लो होगा वो कहाँ तक जाएगा, पेरेंट तक जाएगा, फिर पेरेंट से वापस भी आएगा, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगा, जहाँ पे अप्लाई किया गया है। ठीक है। बट कैप्चरिंग फेज में क्या होता है, कि पेरेंट्स से जब रिटर्न होता है वो हमारा कैप्चरिंग फेज होता है। तो हमें क्या देखना है कि अगर हम बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हर एक इवेंट जो होता है ना वो बबलिंग फेज में ट्रू होता है, कैप्चरिंग ट्रू नहीं होता है। ठीक है, कैप्चरिंग डिफॉल्ट होता है। यहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक जाता है ये इवेंट, बेसिकली बबलिंग तक होगा, बेसिकली पेरेंट एलिमेंट तक जाएगा। ठीक है। तो पेरेंट एलिमेंट तक अगर हम नहीं चाहते वहां पर तक जाए, या कैप्चरिंग को अप्लाई करना चाहते, बबलिंग को नहीं करना चाहते, तो इसका एक्सेस हमें ना एट इवेंट लिसनर में एक थर्ड पैरामीटर पास करके ना हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए इसी कोड में कोड ही करके देखते हैं, अभी हमने क्या बोला, इस सारे कोड को क्या करते हैं ना, देख लेना, मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। चलो कमेंट ही कर देते हैं पूरा। तो हमने एल आई है, अगर इस एल आई को सेलेक्ट करना होगा तो क्या करना होगा, अभी जैसे हमने बताया, तो देखिए एल आई को सेलेक्ट करना है तो हम सिंपली डायरेक्टली अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें बस ये देखना है, अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और देन एल आई को सेलेक्ट कर लेंगे। एल आई में क्या हो जाएगा, सारे ही एल आई सेलेक्ट हो जाएगी, और देन इस पे हम क्या करेंगे, ऐड इवेंट लिस्नर लगाने जा रहे हैं। तो ऐड इवेंट लिस्नर अगर हम अप्लाई करते हैं तो सिंपली अगर इस पे हम कौन सा इवेंट लगा रहे हैं, क्लिक इवेंट लगा रहे हैं, और देन इसके बाद हमें क्या करना होता है, एक सेकेंड पैराग्राफ में आर्गुमेंट में हमें क्या करना होता है, एक कॉल बैक पास करना है। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि एरो फंक्शन का यूज कर ले रहे हैं। एरो फंक्शन में हमें क्या करना होता है, पैरेंथेसिस, यहाँ पे हमें फंक्शन कीवर्ड डिफाइन नहीं करने होते। ठीक है। और प्लस यहाँ पे ये एरो का साइन है, इसको आपको यूज करना होता है। देन ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, कुछ ना कुछ रिटर्न कर देता है, बट अगर आप चाहें तो कुछ भी रिटर्न ना करवाएं, आप एक करली ब्रैकेट आप यूज कर लीजिए। और क्योंकि करली ब्रैकेट करेंगे तो फिर आपको रिटर्न पास करना होगा, या तो फिर आप यहाँ पे ना सिंपली एक कंसोल पास कर लीजिए, कंसोल डॉट लॉग। अब जो भी इसमें पास करवाना चाह रहे हैं स्ट्रिंग में। ठीक है, चलो हाय मैंने कर दिया। और देन हमें क्या करना है यहाँ पे ना, अगर हमें क्या, बेसिकली बाय डिफॉल्ट क्या है, ये जो ऐड इवेंट लिसनर है, जो ये इवेंट है, ये कैप्चरिंग फेज इसका क्या है, फॉल्स है। नहीं, बट यहाँ पे अगर हमें ट्रू करना है तो हम यहाँ पे एक थर्ड आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक बेसिकली एक बुलियन वैल्यू पास कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, फॉल्स होता है, तो आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं जैसे ट्रू करूंगा तो बेसिकली जो कैप्चरिंग फेज है वो अप्लाई हो जाएगा, बबलिंग फेज नहीं। तो बबलिंग और कैप्चरिंग में ना दोनों एक चीज अप्लाई होगी। ठीक है, जब भी हम इवेंट लिसनर यूज करते हैं, या तो कैप्चरिंग होगा पेरेंट्स
जो करंट एलिमेंट है वहां तक इवेंट फ्लो होगा, या तो अगर हम इसको फॉल्स कर रखे हैं तो फॉल्स अगर हमें करना है तो अब इस बात हमें ये पास करने की जरूरत नहीं। थर्ड जो पैरामीटर है, अगर इस ये हमें क्या करता है, कैप्चरिंग फेज को ना बेसिकली हमें ट्रू और फॉल्स हम कर सकते हैं इस एलिमेंट में। अगर हम कैप्चरिंग फेज अनेबल करना चाहते हैं, ठीक है, तो ट्रू से क्या हो जाएगा, अनेबल हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली कैप्चरिंग फेज किसको हम बोल रहे हैं, कैप्चरिंग फेज किसको बोल रहे हैं, जब फ्लो कहाँ से हो, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ हो, ठीक है, उसको हम कैप्चरिंग बोलते हैं। कैप्चरिंग जब हमारा फ्लो चाइल्ड से पेरेंट की तरफ हो उसको हम क्या बोलते हैं, बबलिंग। तो अगर ये जो थर्ड पैरामीटर हम पास कर रहे हैं इस ऐड इवेंट लिसनर फंक्शन में, तो अगर यहाँ पे अगर हम अगर हमें फॉल्स कर रखा है तो क्या होगा कि कैप्चरिंग फेज क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, बबलिंग फेज क्या हो जाएगा, अनेबल हो जाएगा। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, हमें नीड किसकी पड़ती है कि हम बबलिंग फेज को ना अलाउ करना चाहते हैं, ताकि हम ना कोई भी इवेंट, हमें ऐसा क्यों नीड होती है, मैं वो बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया ट्रू और फॉल्स क्या रोल क्या है। ट्रू करेंगे तो कैप्चरिंग फेज हो जाएगा। कैप्चरिंग फेज में क्या होता है कि कुछ इस तरीके का फ्लो होता है कि पेरेंट एलिमेंट से, ठीक है, जो हमारा पेरेंट एलिमेंट है डॉम बेसिकली हम जिसको बोलते हैं, डॉम से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, जिस भी चाइल्ड एलिमेंट जहाँ पे ये बेसिकली क्लिक इवेंट हैपन हो रहा है, ठीक है, चाइल्ड एलिमेंट तक ये फ्लो कुछ इस प्रकार होगा। बट हमें इसकी जरूरत नहीं होती कोड में। मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि चाइल्ड एलिमेंट से जो फ्लो स्टार्ट हो रहा है पेरेंट एलिमेंट तक आए आए और इस पेरेंट एलिमेंट पे हम अगर कोई क्लिक इवेंट लगा के इन चाइल्ड एलिमेंट को एक्सेस कर सके। नहीं, क्लियर? तो हम क्या करते हैं बेसिकली, देखिए तो हमें बबलिंग फेज की नीड होती है। बबलिंग फेज क्या होता है, चाइल्ड एलिमेंट से स्टार्ट होगा इवेंट और यहाँ पे ये बेसिकली बबलिंग फेज को कैप्चर करेगा, ना कि कैप्चरिंग फेज को एक्सेस करेगा। समझ में आया ये कि नहीं आया, ये बताओ मैंने क्या बोला था। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है यहाँ पे, लोग ना अप्लाई करते हो ना समझ नहीं पाते। देखिए मैंने क्या बोला कि अगर मान लीजिए, ठीक है, ये जो हमने भी यहाँ पे ये एलिमेंट हम लोगों ने जो बनाया था, ठीक है, तो जब भी हम कोई भी एलिमेंट ना ऐड इवेंट लिसनर फंक्शन यूज करते हैं, चाहे किसी पे भी करें, नहीं, क्लियर, किसी भी एलिमेंट पे ही करेंगे, तो जिस भी एलिमेंट पे हम शुरू करेंगे ये ऐड इवेंट लिसनर, तो बेसिकली ये एक पूरा राउंड लगाता है, ठीक है, बट हमें उस राउंड में कैप्चरिंग फेज को एक्सेस करना है कि बबलिंग फेज को करना, वो राउंड तो पूरा ही करेगा, ठीक है, बट हमें अप्लाई कौन वाला करना है, जो बबलिंग फेज वाला है उसको अप्लाई करना है कि कैप्चरिंग फेज वाला करना है, कि हम डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि अगर मान लीजिए ये एक राउंड ट्रिप, ये हमने यही तो बनाया था, पेरेंट जो एलिमेंट है और ये चाइल्ड एलिमेंट है, और चाइल्ड एलिमेंट पे अगर मान लीजिए कोई भी इवेंट हमने अप्लाई किया, तो ये अप्लाई क्या कैसे होगा कि यहाँ से अप्लाई तो शुरू होगा और ये कुछ इस तरीके से जाएगा कि इधर पहले आगे बबलिंग फेज पे जाएगा, कहाँ तक, पेरेंट एलिमेंट तक, फिर ये वापस भी आएगा, कुछ बेसिकली ऐसा हो बनेगा। नहीं, इस वाले फ्लो को हम क्या बोल रहे हैं, बबल बबलिंग फेज, ठीक है, और ये जब वापस आ रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, कैप्चरिंग, ठीक है। तो इवेंट की जो जर्नी है ना, वो पूरा इस तरीके से होगा कि जहां से स्टार्ट होगा पेरेंट तक जाएगा, पेरेंट्स फिर वापस जहां से स्टार्ट हुआ वहां तक आ जाएगा। ये हर जब भी हम इवेंट अप्लाई करेंगे ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से फ्लो होगा ही होगा। बट अब इन दोनों फ्लो में से कोई एक ही फ्लो हम क्या करेंगे, जब ऐड इवेंट लिसनर करते हैं उसमें हम यूज कर सकते हैं, दोनों फ्लो को यूज नहीं कर सकते। या तो बबलिंग होगा या तो कैप्चरिंग। जैसे एग्जांपल ऐसे भी देखिए, जब अब ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा ना, मतलब फ्लो जब एक ही तरफ बढ़े। अब जब भी आप किसी भी वाटर में कोई भी चीज फेंकते हो
तो फ्लो तो एक ही तरफ होगा ना वहां पे कौन सा फ्लो होता है? बबलिंग फेज होता है। नहीं, जहाँ पे आपका पत्थर या फिर जो भी आप चीज फेंकते हो, जहाँ पे वो गिरता है वहां से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? लास्ट तक जाता है, बट वापस तो नहीं होता है। तो वहां पे सिर्फ क्या होता है, अगर आप रियल लाइफ में देखें तो वहां पे सिर्फ क्या होता है, बबल हो रहा है, कि जहाँ पे आपका जो भी नहीं बॉडी है वो जहाँ पे गिर रही है, उससे उस वाटर में वहां से फ्लो स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? लास्ट तक जा रहा है, देन वापस नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे इवेंट में ऐसा नहीं है कि ये क्या करेगा, जहाँ से स्टार्ट होगा वहां से स्टार्ट होगा, देन पेरेंट तक जाएगा, देन पेरेंट से फिर ये चाइल्ड तक आएगा। बट इनमें से दो में से एक ही फेज एक टाइम पे अप्लाई हो सकता है, या तो बबलिंग होगा या तो कैप्चरिंग होगा। दोनों सेम टाइम पे नहीं हो सकता। और आपको दिख भी रहा है यहाँ पे, या तो ये बबल फेज में जाएगा या ऊपर जाए, मतलब पेरेंट की तरफ जाएगा या पेरेंट से चाइल्ड की तरफ, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता है ना इस इवेंट के साथ। तो आपको डिसाइड करना होता है कि आपको नीड किसकी, बबलिंग फेज की नीड है कि कैप्चरिंग फेज की नीड है। तो अगर आपको कैप्चरिंग फेज मतलब कैप्चरिंग वाले जो फेज है उसको अगर आपको कैप्चर करना है, इसको यूज करना है, तो आपको क्या करना होगा, थर्ड आर्गुमेंट पास करना होगा, ट्रू। अदरवाइज बबलिंग बाय डिफॉल्ट है ही, तो आपको थर्ड आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं होती है। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, जब भी हम ऐड इवेंट लिस्नर लगाते हैं तो हम सिर्फ दो ही आर्गुमेंट करते हैं। ये फर्स्ट आर्गुमेंट हो गया हमारा, आर्गुमेंट तो आप समझ ही रहे नहीं, ये फर्स्ट आर्गुमेंट हो गया। और देन हमारा ये जो हमारा कॉल बैक फंक्शन, ये सेकेंड आर्गुमेंट हो गया। और जो ये थर्ड आर्गुमेंट है, ये इसको तभी हमें यूज करना है, तभी इसको पास करना ट्रू, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, तो उसको ऑब्वियस बात है, उसको मैं पास करने की जरूरत नहीं। बट कैप्चरिंग फेज के साथ अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, जरूरत पड़ती है जब आप कोई ऐसा बना रहे हो, जस्ट लाइक अगर कोई एनालिटिक एप्लीकेशन बना हुआ है जहाँ पे ना आप इस इवेंट को भी ना आप कैप्चर करना चाह रहे हैं, ठीक है, पेरेंट से स्टार्ट हो रहा है, देन वहाँ उसके बाद सारे इवेंट को आप कैप्चर करना चाह रहे हैं, तो आप मोस्टली कभी जरूरत पड़ सकती है, तभी ऑप्शन ये दिया है। बट इन जनरल मोस्टली आप बबल पेज का ही यूज करते हो, तो थर्ड एलिमेंट को आपको पास कर आर्गुमेंट को पास करने की जरूरत नहीं होती, बाई डिफॉल्ट फॉल्स होता है। तो ये बबलिंग फेज है। तो बबलिंग समझना बहुत जरूरी था। आपने अगर समझ लिया है, तो इवेंट डेलीगेशन में हम क्या करते हैं कि हम क्या जो इवेंट है, क्योंकि हमने क्या बताया कि अगर मान लीजिए हमें ये चाइल्ड है, या तो हम चाइल्ड पे ऐड इवेंट लिसनर लगा दें, नहीं, या तो हम पेरेंट पे लगाए, क्योंकि हमें क्या पता है कि जो ये चाइल्ड पे जब भी कोई इवेंट होगा, वो अपने आप कहाँ तक जाएगा, पेरेंट तक तो फ्लो होगा ही होगा, नहीं? यस। ठीक है, तो पेरेंट पे जब आएगा तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे किस चाइल्ड पे वो इवेंट अप्लाई हुआ है, और देन उसके बाद हम उसके साथ जो भी हमें एक्शन करना है। तो बेसिकली जो इवेंट डेलीगेशन क्या बोला जाता है, कि जो इवेंट हमें यहाँ पे लगाना है इसको हम डेलीगेट करके हम कहाँ पे लगा दिया, इस पेरेंट पे लगा दिया। नहीं, हमें हर एक चाइल्ड पे लगाने की जरूरत नहीं। और इसका सबसे बड़ा यूज केस अब देखो आप, कि अगर ऐसा करते हो कि आप हर एक चाइल्ड पे ऐड इवेंट लिस्टनर लगाओगे, तो आप सोचो कि जितने एलआई क्रिएट करोगे सब पे आपको लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना होगा, नहीं? बट आप ऐसा तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि आप टास्क लिस्ट तो कितनी भी बड़ी हो सकती है ना, कितना भी बड़ा लिस्ट बनाया जा सकता है, हो सकता है 1000 लिस्ट हो जाए, एक 10,000 लिस्ट हो जाए, तो इतना ऐड इवेंट लिस्ट ना लगाएंगे, नहीं। हम क्या करेंगे कि इसका जो पेरेंट है यूएल है, इस पे ऐड इवेंट लिस्टनर लगा देंगे, और फिर हम यहाँ पे इसको सिर्फ कैप्चर करेंगे किसके थ्रू, कि कौन से चाइल्ड पे बेसिकली ये इवेंट हैपन हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके साथ हम जो भी हमें मैनिपुलेशन करना है तो वो करें। तो अब हमें इसकी जानकारी कैसे पता, अगर मान लीजिए हमने ऐड इवेंट लिस्टनर इस जो हमारा पेरेंट है इस पे अगर हमने लगाया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से चाइल्ड पे इवेंट हुआ, जस्ट लाइक कौन से एलआई पे क्लिक किया गया, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए ही हमें क्या करना होता है, जो इवेंट ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू हमें क्या पता चलेगा कि कौन से इवेंट कौन से एलिमेंट पे बेसिकली अप्लाई किया गया, ठीक है। तो इसीलिए हमें इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना होगा, ताकि हमें ना इस चाइल्ड एलिमेंट के बारे में पता चल सके ज्यादा से ज्यादा, ताकि फिर हम उसके साथ जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं कर सकें। तो आज अभी जैसे भी हम लोगों ने समझा, इवेंट बबलिंग का यूज करेंगे। इवेंट बबलिंग हम किसको बोल रहे हैं, सिंपल बात है, जो चाइल्ड की तरफ से फ्लो हो रहा है
पैरेंट तक जो जा रहा है वो बेसिकली उसको हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, बबलिंग फेज बोल रहे हैं। और हम तो बबलिंग फेज और कैप्चरिंग फेज आपको आपको समझ में आ गया। बबलिंग क्या बोल रही है, जब चाइल्ड से पेरेंट की तरफ फ्लो होता है उसको बबलिंग बोलते हैं, जब पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ फ्लो होता है उसको हम कैप्चरिंग बोलते हैं। ठीक है। और देन वैसे उसी तरीके से कि जब हमें इवेंट डेलीगेशन करना, इवेंट डेलीगेशन किसको बोल रहे हैं, डेलीगेट बेसिकली इवेंट को हम डेलीगेट करेंगे, ना कि जिसपे हमें चेक करना है इवेंट को वहां पे ना लगा के, बल्कि हम उसकी पेरेंट पे इवेंट लगाते हैं। और देन फिर हम इवेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से ये पता करते हैं कि किस चाइल्ड पे इवेंट अप्लाई किया गया है। और देन फिर हम उसके साथ जो भी काम करना होता है वो करते हैं। क्लियर। चलिए, तो आपको इसके लिए सिंपली, इसमें कोई किसी को ना समझ में आया तो पूछ लो एक बार, क्योंकि इसको ही समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि फिर सारा प्रोजेक्ट ही आपको इसी पे यूज करके बनाना, नहीं इवेंट डेलीगेशन जो डेलीगेट करेंगे हम लोग, डेलीगेशन कॉन्सेप्ट जो है वो, और इवेंट ऑब्जेक्ट। तो इवेंट डेलीगेशन समझ में आया कि हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, हमेशा पेरेंट पे अप्लाई करेंगे। ठीक है। अदरवाइज चाइल्ड पे ना करके, जहां भी हमें मल्टीपल चाइल्ड पे ऐड इवेंट जिसने लगाना है तो हम क्या करेंगे, उसका एक पेरेंट बनाएंगे और उस पेरेंट पे हम अप्लाई करेंगे, फिर चाइल्ड को एक्सेस कर लेंगे। ठीक है। जहां भी आपको जरूरत पड़े, जैसे कि मान लो ये एलाई है, वैसे ही आप टेबल बनाते हो, नहीं टेबल एलिमेंट बनाया हम लोगों ने HTML में, यस। तो उसमें क्या करते हैं, टेबल के अंदर रो होते हैं, नहीं रो के अंदर क्या होता है, डेटा होता है, TD। तो आप सोचो सारे सेल पे अगर आपको ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना हो गया तो कितना टफ हो जाएगा। नहीं, हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम टेबल पे लगा देते हैं या फिर रो पे लगा देंगे, बट सेल पे हम नहीं लगाएंगे, नहीं। ताकि अब क्योंकि एक रो में कितने भी सेल हो सकता है, आप एक्सेल में जाओ, नहीं एक्सेल शीट में जाइए या फिर गूगल शीट में जाइए, आप वहां पे सोचिए कितने सेल होते हैं, नहीं हर रो में या हर कॉलम में। तो अगर हर एक सेल पे इवेंट को अगर हम अप्लाई कर कैप्चर करने लगे तो सोचिए कितना टफ हो जाएगा आपके लिए। नहीं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, पहले यही इवेंट डेलीगेशन अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, तो समझ आए, रियल लाइफ में हमें इसका यूज ही करना है। वैसे एक फॉर्म एलिमेंट में भी हमें बहुत सारे, एक फॉर्म के अंदर बहुत सारे इनपुट एलिमेंट होते हैं, बट आप हर एक इनपुट एलिमेंट पे आप इवेंट लगाना चाहते हैं, उसको आप नहीं चेक करना चाहे तो आप उस हर एक इनपुट एलिमेंट पे ना लगा कर डायरेक्टली हम कहाँ पे लगा देंगे, फॉर्म एलिमेंट पे लगा देंगे। तो इवेंट डेलीगेशन का प्रैक्टिस अगली क्लास में करते हैं, आप पढ़ के भी आइएगा अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत, तो फिर 2-3 प्रोजेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद फिर आगे की चीजें देखेंगे। ठीक है। चलो, तो अभी यस। आज के क्लास में जो पढ़ा इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये सारे एलिमेंट अगर इसके बारे में अभी आपने जो पढ़ा है, पर जो भी आपको थ्योरी समझ में आई एक बार वीडियो देख लीजिएगा, अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो करिएगा। ये जो बेसिक चीजें हैं, फिर और ये इवेंट बबलिंग और कैप्चरिंग को अगर एक बार और देख लीजिए, वीडियो समझ में आ जाए तो आ जाए, अदर डाउट में जाकर थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है। ओके सर। ओके। चलो, आज इतना ही करते हैं, क्योंकि फिर इवेंट डेलीगेशन एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसको कल हम अगली क्लास में डिस्कस करें। ओके। यस। चलिए ना, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। यस। बाय।